जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लूसेंट का 14वां अध्याय प्रकाश के संबंध में। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो है दोस्तों एक प्रकार का ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। यानी प्रकाश जो है एक ऊर्जा है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है और इसका ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य की हम बात करें तो 3900 अंगस्टन से लेकर 7800 अंगस्टन के बीच होता है। 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था। तो प्रकाश के कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो दकार्ते ने किया था, जो स्नेल के नियम का व्युत्पन्न है। सन 1678 ईस्वी में डच भौतिक वेदी क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो दोस्तों प्रकाश के जो है तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह जो है हाइगेंस ने दिया था। जब टॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्राकृतिक तरंग दैर्घ्य वास्तव में प्रकाश की प्रकृति क्या है? तरंग उगत है। सन 1850 में फूको द्वारा प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। यानी कि जल में जो प्रकाश की चाल है वह जो है वायु में प्रकाश की चाल से क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार तरंग मॉडल का प्रागुक्ति की पुष्टि हुई। प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, इन्होंने किया। यानी प्रकाश तरंग की हम बात करें तो निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है, इसकी व्याख्या किसने किया था? तो इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। दोस्तों प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो गई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों मैक्सवेल के अनुसार की हम बात करें तो प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान ने आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश के केवल कुछ गुणों का ही व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन। यानी कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश के केवल कुछ गुण का ही व्याख्या कर पाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वह हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का सीधा रेखा में गमन और प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के ध्रुवन। यह सब का व्याख्या जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के द्वारा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है, प्रकाश का जो ध्रुवन है यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। यानी कि दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या जो है आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह जो है दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। अब है प्रकाश के फोटोन सिद्धांत। अगर हम बात करें प्रकाश के फोटोन सिद्धांत, तो इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। तो दोस्तों प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की हम बात करें तो इसके अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं।
आज प्रकाश के कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। प्रकाश के जो है कुछ घटनाओं में इसको तरंग माना जाता है, हालांकि कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत व्यवहार करता है। अब है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब कोई पदार्थ धातु एवं अधातु, ठोस, द्रव, गैस, यानी किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों, उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। सन 1887 ईस्वी में एच हर्ट्ज ने इसका प्रयोग भी किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो यह 1921 ईस्वी मिला। किसकी व्याख्या करने के लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। प्रकाश के वेग की हम बात करें, प्रकाश के वेग, इसकी गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर ने किया था। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने। वायु व निर्वात, यानी कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रकाश चाल किस में हो जाएगा? निर्वात में या वायु में। कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? तो यह माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे म्यू बराबर सी बटे यू बराबर क्या होता है? सी बटे म्यू। तो म्यू जो है क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल। यानी कि प्रकाश की चाल हम अगर बात करें तो माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है? निर्वात, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसत 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, यानी चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं, फिर है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं की हम बात करें तो वैसे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं, अगर हम अप्रदीप्त वस्तु की बात करें तो वैसे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी कि खुद का उसका प्रकाश नहीं होगा, लेकिन उस पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या अप्रदीप्त वस्तुएं हैं दोस्तों। कुछ होते हैं पारदर्शक वस्तुएं। और हम पारदर्शक वस्तुएं की बात करें तो वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच, जल, ये सब क्या है? पारदर्शक वस्तुएं। अब है दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या? कांच में है, तो कांच में प्रकाश चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.94 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन की हम बात करें दोस्तों, नायलॉन में जो प्रकाश की चाल है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कांच में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तारपीन तेल 2.04 × 10⁸, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रॉक सॉल्ट और फिर नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है प्रकाश की चाल हो गई।
अब है दोस्तों कुछ वस्तुएं में, जैसे अर्धपारदर्शक वस्तुएं, अगर हम बात करें अर्धपारदर्शक वस्तुएं की, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है। तो अर्धपारदर्शक वस्तु कुछ भाग को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसे वस्तुओं को ही अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज आदि। दूसरा है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं देखिए कि हम बात करें तो वैसे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, उसे ही क्या कहते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। अब है दोस्तों प्रकाश के विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन, और हम बात करें प्रकाश के विवर्तन का, तो प्रकाश को अवरोधक के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परिकीर्णन, हम परिकीर्णन की बात करें तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को ही प्रकाश का क्या, परिकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक, तो सबसे अधिक प्रकाश के परिकीर्णन किस रंग का, तो बैंगनी रंग का हो जाएगा। लाल रंग में प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोस्तों सबसे कम जो है प्रकाश के परिकीर्णन किस रंग में, तो लाल रंग में सबसे कम, सबसे अधिक बैंगनी रंग में। आकाश का रंग नीला सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखना, यह भी परिकीर्णन के कारण ही होता है। यानी कि सूर्य का रंग लाल दिखना सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आकाश जो है नीला दिखाई देता है, यह सब जो है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही होता है। प्रकाश के परिकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, यह 1930 में मिला था। क्यों मिला था, तो यह जो है प्रकाश के परिकीर्णन पर कार्य करने के लिए दिया गया था। उनका आविष्कार के नाम पर ही रमन जो है, रमन प्रभाव का नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। रमन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में, तो रमन प्रभाव क्या है, यह जो है फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। इसके अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम जैसे ठोस, द्रव एवं गैस कोई भी हो से निकलता है। और यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को फैला देता है। यानी रमन प्रभाव में ठोस पदार्थों, तरल पदार्थों या गैसों के अणुओं द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन शामिल है। रमन प्रभाव में आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, रमन प्रभाव में आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के निकट अतिरिक्त वर्ण क्रमीय रेखाओं का प्रकट होना शामिल है दोस्तों। परिकीर्णित प्रकाश में रमन रेखाएं मूल तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश से कमजोर होती है दोस्तों। यानी जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न भी मिला था दोस्तों। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज किया था। यानी कि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। तभी से 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश के परावर्तन, अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, कुल 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कुल 2। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम की हम बात करें, पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब वह परावर्तित किरण एक ही तल में होगा। यानी कि क्या है, ये आपतित किरण, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया,
आपतित किरण और ये क्या है परावर्तित किरण और ये क्या है अभिलंब। तीनों क्या होगा एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा है दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण क्या बराबर होगा, कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब है समतल दर्पण से परावर्तन, क्या है समतल दर्पण से परावर्तन। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है दोस्तों। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी में बनता है जितनी दूरी में वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व परिवर्तन यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता है। यदि कोई व्यक्ति यू चाल से यानी कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति यू चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2u चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए यानी दोस्तों यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर क्या होगा घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम क्या होना चाहिए आधी होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि यदि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो यानी कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या गणना इस प्रकार किया जाएगा। जैसे कि यदि 360 बट्टे थीटा एक सम संख्या यानी कि दोस्तों 360 बट्टे थीटा क्या है तो एक सम संख्या आ जाए, इसको कैलकुलेशन करने में एक सम संख्या आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जैसे कि यानी कि निकालने के बाद सम संख्या होगा तो एक घटा करके जो है प्रतिबिंब की संख्या हम निकाल लेंगे। जैसे कि थीटा मान लेते हैं 90 डिग्री, थीटा क्या है दोस्तों 90 डिग्री, थीटा थीटा 90 डिग्री मान लेते हैं तो क्या होगा 360 बटे 90 तो क्या होगा कट जाएगा 9 चौके 4, 4 क्या एक सम संख्या तो एक घटा लेंगे तो बराबर 3 इसका आंसर प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह यदि 360 बटे थीटा यानी कि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या इसमें घटेगा नहीं, जितना हो जाएगा वही हो जाएगा। जैसे कि थीटा मान लेते हैं 40 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 360 बटे 40, जीरो जो कटिएगा 9 चौके 36 तो प्रतिबिंब की संख्या 9 हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या 9। यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजित पर रखा हो, क्या हो यानी कि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जैसे कि 40 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो और दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी हुई हो तो क्या हो जाएगा 8 और यानी 360 बटे 40 और ये क्या होगा घट जाएगा। यदि 360 बटे थीटा यानी कि भिन्न संख्या आ जाए, जैसे कि अगर भी भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर, जैसे मान लेते हैं 9.4 बटे कुछ भी आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या ये जो है 9 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। या पॉइंट में अगर आ जाएगा जैसे भाग करने पर 9.12 कुछ भी आ जाए तो ये जो है प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक यानी कि पॉइंट के इधर वाला जो हो जाएगा लेफ्ट वाला उस हिस्सा हो जाएगा। अब है दोस्तों गोलीय दर्पण से परावर्तन। अगर हम बात करें गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग की हम बात करें दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग तो बड़ी फोकस धुरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। बड़का वाला जो फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण होता है दाढ़ी बनाने में आँख नाक कान के और दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में सर्च लाइट में और सोलर कुकर में इस सब में जो है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग फिर हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले दाढ़ी बनाने में आँख नाक कान दांत के डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में सर्च इंजन में और सोलर कुकर में, ये सब में अवतल दर्पण का। यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी के क्या है हेडलाइट है ना कि मिरर है। अगर वही गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हो जाएगा तब उत्तल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा।
अब है दोस्तों अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक, यानी कि प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जैसे कि अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर, यानी कि दोस्तों वस्तु को अनंत पर तो प्रतिबिंब को फोकस पर, और वस्तु जो है उनका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बिंदु मात्र, उल्टा और वास्तविक इसकी प्रकृति हो जाएगी। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वस्तु क्या होगा, आकार छोटा होगा और इसकी प्रकृतिक वास्तविक व क्या हो जाएगा, उल्टा। दोस्तों वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, समान आकार का ही होगा, उल्टा और वास्तविक इसकी प्रकृति होगी। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे दोस्तों वस्तु को, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फोकस पर रखेंगे वस्तु को, प्रतिबिंब अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। फोकस और ध्रुव के बीच अगर हम बात करें दोस्तों, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और आभासी बनेगा। अब है दोस्तों उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है दोस्तों। और उत्तल दर्पण के हम यूज की बात करें, उपयोग का, तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है, इसका उपयोग गाड़ी में साइड, यानी कि गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी कि सीधा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों उत्तल दर्पण का यूज जो है सोडियम परावर्तक लैंप में भी किया जाता है। अब है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन। अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन, तो जब प्रकाश किसी किरणें जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, यानी कि दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की हम बात करें, तो एक प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधी जो है निकल जाती है, परंतु तिरछे आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से क्या होता है, विचलित हो जाती है। क्या होगा, मूल दिशा से विचलित। इस प्रकार की घटना को दोस्तों प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे एक क्या है, मान लेते हैं ऊपर हवा का है और इधर क्या है, पानी है, तो क्या है, विरल माध्यम हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया, हवा, तो प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाएगा, वह जो है दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ऊपर क्या हवा है और नीचे पानी है, तो प्रकाश कैसे आया, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर से ये अभिलंब हो जाएगा, क्या होगा, अभिलंब की ओर से झुक जाएगा। निकलना चाहिए सीधा, लेकिन क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जब किरण सघन माध्यम से, जब किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम के, अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल के माध्यम के, जैसे कि ऊपर क्या था, जैसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यानी ऊपर मान लेते हैं दोस्तों क्या है, सघन है, ऊपर क्या है, सघन, नीचा क्या है, विरल, विरल, तो क्या होगा, ये अभिलंब ऐसे हो गया, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उसके पथ में कोई जो है परिवर्तन, लेकिन जब समांतर आएगा तो पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब है दोस्तों अपवर्तन के नियम। अगर हम बात करें अपवर्तन के नियम का, तो अपवर्तन के भी दो नियम हो जाएगा। जैसे आपतित किरण, क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं दोस्तों। अपवर्तन के नियम की हम बात करें तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात दोस्तों साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, एक न्यू हो जाता है, जो कि क्या है, एक नियतांक यानी कांस्टेंट है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के लिए, किसी माध्यम का दोस्तों अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के लिए, प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अर्थात लाल रंग के अपवर्तनांक सबसे कम, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक।
तो दोस्तों अपवर्तनांक की हम बात करें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक लाल रंग का हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक लाल रंग का, सबसे कम अपवर्तनांक बैंगनी रंग का। ताप बढ़ने पर दोस्तों, ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। अब है दोस्तों किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, इनके निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम बात करें तो किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के दोस्तों बराबर होता है। जैसे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि क्या है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। तो प्रकाश के अपवर्तन की हम बात करें दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों, जैसे कि क्या है, द्रव में अंशतः डूबी हुई, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ें टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कि पानी या में या बाल्टी में भरे पानी में एक छड़ को डुबाते हैं तो क्या होता है, वो टेढ़ा दिखाई देता है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे दोस्तों टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये भी किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, यह क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा दोस्तों। पानी से भरे किसी बर्तन की तली पर पड़ा हुआ सिक्का, यानी पानी के एक बाल्टी में या किसी चीज में मान लेते हैं पानी भरा हुआ है और सिक्का डालने पर वह सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, यह जो है प्रकाश के अपवर्तन घटना के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ता है, तो इसका भी कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन ही है। अब है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हम बात करें दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो क्रांतिक कोण वाला टॉपिक क्या आ जाएगा इसमें, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है दोस्तों। क्रांतिक कोण की हम बात करें तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपतन कोण का मान, और हम बात करें दोस्तों तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है दोस्तों, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में क्या होता है, लौट आता। और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। इसमें प्रकाश के अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होता। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है दोस्तों। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हम बात करें, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है दोस्तों। पहला है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तों का होना क्या है, आवश्यक है। पहला क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक का उदाहरण, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छा से यहाँ से याद करेंगे। जैसे कि दिया हुआ हीरा का चमकना, तो हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण ही होता है दोस्तों। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, यह भी क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल। जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, यह सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है दोस्तों। अब है प्रकाशिक तंतु। अगर हम बात करें प्रकाशिक तंतु की यानी ऑप्टिकल फाइबर की, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा क्या होता है, एकदम सीधा सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करके प्रकाश को क्या करते हैं, एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है और चलाया जा सकता है। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है दोस्तों, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। अगर हम बात करें दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग, हम लोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो उपयोग की हम बात करें दोस्तों तो इसको प्रकाश सिग्नलों को दूर संचार में, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, फिर विद्युत सिग्नल यानी विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, फिर मनुष्य के शरीर के
आंतरिक भागों के परीक्षण में और फिर शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में भी दोस्तों क्या होता है, प्रकाशित तंतु का प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगर हम बात करें कि लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तन यानी कि सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं दोस्तों। और लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो जाएगा उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द यहाँ दिया हुआ दोस्तों, जैसे कि उत्तल लेंस हो गया और ये अवतल लेंस। तो दोनों का आप देख सकते हैं फिगर। उत्तल लेंस क्या होगा? बीच में फैला हुआ, और अवतल लेंस क्या होगा? बीच में सिकुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? इसको जो है बीच में जो होता है, जैसे कि वो कहते हैं केंद्र हो जाएगा। क्या है? C1, क्या है? F1, C2, फिर सी F2, और फिर यहाँ क्या है? C1, F2, F1, C2। तो O क्या है दोस्तों? प्रकाशित केंद्र। ये जो O क्या है? प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। F1 क्या है? प्रथम फोकस हो जाएगा, पहला फोकस है। C1, C2 लेंस का मुख्य अक्ष। F2 क्या है? द्वितीय फोकस, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अगर वस्तु के स्थिति वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा दोस्तों। वस्तु को अनंत पर, प्रतिबिंब F2 पर। और प्रतिबिंब की जो है बात करें तो वास्तविक बनेगा बहुत छोटा और उल्टा होगा। C1 पर से परे रखेंगे तो क्या होगा? F2 C2 पर बनेगा, वास्तविक छोटा और उल्टा। C1 पर रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब C2 बनेगा। वस्तु को C1 पर, प्रतिबिंब C2, वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। वस्तु को दोस्तों C1 और F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब C2 से परे बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा। F1 पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब दोस्तों अनंत पर बनेगा, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। वस्तु को O और F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों लेंस की उसी और जिस और वस्तु है आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा दोस्तों। अगर हम अवतल लेंस की बात करें दोस्तों, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है दोस्तों। और यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, अगर हम बात करें दोस्तों लेंस की क्षमता की, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P बराबर क्या होगा? 1/f डायोप्टर। क्या होगा? 1/f डायोप्टर। डायोप्टर का SI, डायोप्टर जो है SI मात्रक। डायोप्टर क्या है दोस्तों? SI मात्रक है किसका? लेंस की क्षमता का, और इसको D से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। यदि दो लेंस को परस्पर सटा कर रखें, यानी दो लेंस और इसको परस्पर क्या करते हैं? सटा कर रखते हैं, तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है। क्षमताएं क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी संयुक्त लेंस की जो है क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है दोस्तों। लेंसों की क्षमता में परिवर्तन, अगर हम बात करें लेंस की क्षमता में परिवर्तन, तो लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों बदल जाती है। यानी कि लेंस की क्षमता में परिवर्तन की हम बात करें, इसमें क्या होता है? लेंस की किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होगा? बदल जाएगा। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया जाए कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। कितना स्थितियां? 3 उत्पत्तियां। जैसे कि म्यू लेस देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, यानी कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। यानी कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या होगा? कम होगा, तो तो इसकी क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए
कांच जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है और लेंस को पानी में 1.33 में डुबाने पर। दूसरा है दोस्तों म्यू बराबर म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, यानी कि लेंस को आप क्या डुबा रहे हैं, समान अपवर्तनांक वाले द्रव में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत, जिससे उसकी क्षमता क्या समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति, और इस स्थिति में वह एक समतल प्लेट की भांति कार्य करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने पर लेंस दिखाई ही नहीं देगा दोस्तों। अब है म्यू डैश ग्रेटर देन म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को यानी कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे उसकी क्षमता क्या होगा, घट जाती है। और इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी दोस्तों बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति। उत्तल लेंस कैसा काम करेगा, अवतल लेंस की भांति। हालांकि अवतल लेंस भी क्या होता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है दोस्तों। और हम बात करें पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा दिखाई देता है, उत्तल लेंस की भांति, लेकिन व्यवहार में यह अवतल लेंस के समान होता है दोस्तों। जैसे म्यू बराबर कितना 1.5 लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड यानी म्यू डैश 1.68 में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। अब है दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर हम बात करें वर्ण विक्षेपण की, तो जब सूर्य के प्रकाश क्या है, सूर्य के प्रकाश है जब प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार हो गया तो प्रिज्म के आधार की ओर क्या होता है, झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाना ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वही है झुकने के साथ साथ क्या होगा, विभिन्न रंगों में प्रकाश का बढ़ जाता है और इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। जब श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की कार्य क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कोची ने एक मूलानुपाती सूत्र म्यू बराबर 1+b/λ² प्राप्त किया, जो कोची के समीकरण कहलाता है दोस्तों। और इस समीकरण को क्या कहते हैं, ये जो समीकरण दिया इसको कोची का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू समानुपाती 1/λ² होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, और प्रकाश के जो है विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों। तो अधिकतम कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम हो जाएगा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम हो जाएगा, अर्थात λr ग्रेटर देन λv होती है दोस्तों। अतः प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है, अर्थात म्यू आर लेस ग्रेटर देन म्यू भी होता है। अर्थात दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या होगा, सबसे अधिक। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं दोस्तों। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ से भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न वेग होने के कारण दोस्तों कारण होता है। अतः पदार्थ के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो पदार्थ के जो किसी पदार्थ के अपवर्तनांक की हम बात करें तो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ जैसे जैसे प्रकाश में के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है, यानी पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक दोस्तों बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है।
जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम। तो दोस्तों कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे कम। तथा अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे अधिक होता है। अर्थात लाल रंग का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम। अब है दोस्तों इंद्रधनुष। अगर हम बात करें इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष जो प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आपतन तथा वर्ण विक्षेपन का सबसे क्या अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। यानी कि दोस्तों परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इंद्रधनुष। और दोस्तों इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष और फिर द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष की हम बात करें, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ होगा? बाहर की ओर। बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। और इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल रंग आंख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है दोस्तों। अब है द्वितीय इंद्रधनुष। अगर हम बात करें द्वितीय इंद्रधनुष का, तो दोस्तों द्वितीय इंद्रधनुष की हम बात करें, तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित किरण, यानी कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूरज की किरणों का 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन, यानी कि दोस्तों नाम ही है द्वितीय अपवर्तन, तो 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन हो जाएगा इसमें। तो उसे ही क्या कहते हैं? द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होगा इस स्थिति में। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग और इसमें बाहर की ओर बैंगनी, अंदर की ओर लाल रंग होता है दोस्तों। बाहर वाली बैंगनी किरण आंख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण और अंदर वाली जो लाल रंग है 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है दोस्तों। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है दोस्तों। अब है दोस्तों प्राथमिक, द्वितीय, तब पूरक रंग। हम अब रंग की अगर हम बात करें प्राथमिक, द्वितीय और पूरक रंग की, तो लाल, हरा और नीला रंग को ही दोस्तों प्राथमिक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला, या ऐसे भी याद कर सकते हैं नीला। क्या हो जाएगा? नीला। नौ से हो जाएगा नीला, ह से हरा, ल से लाल। तो इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं दोस्तों। पीला, मेजेंटा, पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। तो द्वितीय रंग किसको कहते हैं? पीला, मेजेंटा और फिर पीकॉक नीला को। यह 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। जैसे कि लाल और नीला मिलाएंगे क्या होगा? मेजेंटा। लाल और नीला को मिलाएंगे क्या होगा? मेजेंटा। हरा और नीला को मिलाएंगे क्या होगा? पीकॉक नीला। लाल और हरा को निकालेंगे, मिलाने पर पीला बनेगा। 2 रंग परस्पर मिलाने पर श्वेत प्रकाश अगर उत्पन्न हो जाएगा तो उसे पूरक रंग कहेंगे। जैसे यहाँ पीला दिया हुआ है, मेजेंटा है, फिर जो है पीकॉक नीला है, नीला हो जाएगा, सफेद और हरा, इस प्रकार ये मिला करके यहाँ दिखाया गया। तो 2 रंग को परस्पर मिलाने पर श्वेत रंग बनेगा, उसको क्या कहेंगे? पूरक रंग। और पूरक रंग में जैसे कि लाल और पीकॉक नीला मिलाएंगे क्या होगा? सफेद रंग। नीला और पीला मिलाएंगे क्या होगा? सफेद। ये सबको क्या है? पूरक रंग कहते हैं। हरा और मेजेंटा को मिलाएंगे क्या होगा? सफेद रंग। लाल, हरा, नीला यानी कि प्राथमिक रंग, जैसे कि नीला, हरा और लाल मिलाने पर क्या बनता है? सफेद। अब है दोस्तों दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते। यानी कि दैनिक जीवन में जो हम लोग रंग का प्रयोग करते हैं उसको अगर मिलाएंगे तो इस प्रकार का रंग जो है नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियां बहुत पाई जाती है दोस्तों। रंगीन टेलीविजन की हम बात करें, रंगीन टेलीविजन, तो रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के लाल और हरे रंग का तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के पीले रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। यानी कि दोस्तों सूर्य के प्रकाश के लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश के लाल और हरा रंग के तरंगदैर्घ्य के अलावा जो है महासागर में जल के अणु द्वारा जो है, जल, महासागर में जल है उसके अणु के द्वारा पीले रंग के तरंगदैर्घ्य को भी क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अब है दोस्तों वस्तुओं के रंग। अगर हम बात करें वस्तुओं के रंग की,
तो दोस्तों वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है, यानी कि वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है दोस्तों, वास्तव में वह जो है उसी रंग को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। देखिए शेष सभी रंग को क्या करता है, वह अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देती है वह दोस्तों श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रण प्रभाव सफेद होता है। जो वस्तु जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंगों को परावर्तित नहीं करती है वह काली रंग, यानी कि जो सभी रंग को जो जो वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेती है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे, काली रंग। काले रंग का वह दिखाई देगा। इसलिए जब लाल गुलाब को लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि इसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिल पाता है और हरे रंग का वह क्या करता है, अवशोषित कर लेता है दोस्तों। अब है विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों के किरणों डालने पर वे किस तरह के दिखाई देते हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ सफ़ेद किरण है, लाल किरण है, हरा है और पीला किरण है, फिर नीला किरण है। ये विभिन्न रंग का किरण। तो सफ़ेद को अगर सफ़ेद में देखेंगे तो क्या सफ़ेद दिखेगा। लाल को दोस्तों लाल किरण में देखेंगे तो वह लाल ही दिखेगा। और हरा को हरा में अगर देखेंगे तो वह दोस्तों हरा ही दिखेगा। पीला को पीला में देखेंगे तो वो पीला ही दिखेगा। नीला को नीला में देखेंगे तो वो भी दोस्तों नीला ही दिखेगा। नीला कागज है, इसको नीला, यानी कि जो रंग का वस्तु है, जिस रंग में देखेंगे वह उसी रंग में दिखेगा। मेरा कहने करती है ये। तो जैसे कि सफेद को सफेद किरण में देखेंगे तो वो कैसा, सफेद दिखेगा। लाल को लाल में देखेंगे तो लाल दिखाई देगा। हरा को हरा में दिखाई देंगे तो हरा दिखाई देगा। पीला को पीला किरण में देखेंगे तो पीला दिखाई देगा। नीला वस्तु को नीला किरण में देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों सफेद को सफेद में देखेंगे तो सफेद दिखाई देगा और लाल में तो लाल ही दिखाई देगा। हरा में हुआ नहीं, सफेद है तो उसको जिस कलर में देखेंगे तो वही कलर का दिखेगा। पीला में देखेंगे तो पीला दिखाई देगा, नीला में देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। अब दोस्तों लाल कागज को लाल में देखने पर, सफेद में देखेंगे तो लाल तो दिखाएगा ही क्योंकि लाल है, और लाल में देखेंगे तो लाल तो लाल ही दिखेगा। हरा में देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा और काला में पीला में देखने पर वह काला और फिर नीला में देखने पर भी दोस्तों काला। यानी कि लाल की अगर हम बात करें या लाल कागज की, लाल कागज को सफेद में देखने पर लाल दिखाई देगा, लाल में देखने पर लाल, और बाद बाकी किसी में भी देखेंगे तो काला दिखाई देगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। फिर है दोस्तों हरा कागज। हरा कागज को सफेद में देखने पर हरा दिखेगा ही दिखेगा। लाल को यानी कि हरा कागज को लाल किरण में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। हरा में देखेंगे तो हरा ही दिखाई देगा। पीला में भी फिर काला और फिर नीला में भी काला दिखाई देगा। पीला कागज है दोस्तों। अब इसको जो है सफेद में दिखने पर पीला ही दिखेगा, लाल में देखेंगे तो काला दिखेगा, हरा में देखेंगे तो काला दिखेगा, पीला में तो फिर पीला और बाद में नीला में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। अब दोस्तों नीला कागज, सफेद में देखने पर ये नीला दिखाई देगा, लाल में देखने पर काला दिखाई देगा, हरा में देखने पर काला दिखाई देगा, पीला किरण में देखने में काला दिखाई देगा और नीला में नीला दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों वस्तुओं का रंग और किरण में देखने पर उसका जो है दिखाई देता है जो उसके संबंध में था। अब है प्रकाश तरंग का व्यतिकरण। अगर हम बात करें प्रकाश तरंग के व्यतिकरण का, तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। यानी कि दोस्तों प्रकाश तरंग के व्यतिकरण का जो सिद्धांत है, यह प्रकाश तरंग के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग के प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। जब समान आवर्ती समान आवर्ती और समान आयाम की के दो प्रकाश तरंगों जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाता है। और इस घटना को दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों व्यतिकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण का, संपोषी व्यतिकरण का दोस्तों, तो संपोषी व्यतिकरण जो है माध्यम के जिस बिंदु पर
माध्यम के जिस बिंदु पर दो तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसे ही दोस्तों संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और हम बात करें विनाशी व्यतिकरण का, विनाशी व्यतिकरण तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार दोस्तों व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन की फिल्म सुंदर दिखाई देती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। अब दोस्तों प्रकाश के तरंगों का ध्रुवन। अगर हम बात करें ध्रुवन तो प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती दोस्तों। अगर हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो इसमें ध्रुवन की घटना क्या होगा, नहीं होती। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होगा, अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होगा। क्लियर है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं दोस्तों। और प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवन कहलाती है। साधारणतः प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में क्या होता है, लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं दोस्तों। और ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ऐसे प्रकाश क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं दोस्तों। प्रकाश तरंगों को प्रकाशित प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव जो दोस्तों केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अब दोस्तों मानव नेत्र, अगर हम बात करें मानव नेत्र का तो आंख बाहर से कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई रहती है दोस्तों। आंख क्या होता है, बाहर से कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से क्या होता है, ढकी हुई रहती है, जिसे दोस्तों दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। और दोस्तों नेत्रदान में यही कॉर्निया जो है क्या किया जाता है, दान की जाती है। तो नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, कॉर्निया। अर्थात आंख में प्रकाश जो कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। तो दोस्तों आंख में प्रकाश जो प्रवेश करता है कहाँ से, तो कॉर्निया के माध्यम से ही। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। और आंखों के रंग का मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। आंखों के रंग का मतलब आइरिस का रंग। आइरिस के बीच एक छेद होता है। आइरिस के बीच की हम बात करें, क्या होता है, एक छेद होता है। उसे आंख के पुतली यानी कि पुपिल कहते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं। और आइरिस का कार्य जो है आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों आइरिस का क्या काम है, यह जो आंख में जाने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। तो पुतली के पीछे क्या होता है, नेत्र लेंस यानी उत्तल होता है। यह लेंस कई परतों का बना होता है, जिसे अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं और तथा माध्य अपवर्तनांक का मान 1.44 होता है दोस्तों। आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है। तो दोस्तों दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है, काले रंग की क्या होता है, एक झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। और इस काले रंग की झिल्ली क्या कहते हैं, रक्त पटल। यह प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को क्या करता है, रोकता। रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। ये शिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु का
प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है दोस्तों। तो रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब है अंध बिंदु। और हम बात करें अंध बिंदु का, तो जिस स्थान पर प्रकाश सीधा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसे ही दोस्तों अंध बिंदु कहते हैं। अब है पीत बिंदु। पीत बिंदु की हम बात करें, पीत बिंदु की, तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है दोस्तों, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, और उसे ही पीत बिंदु कहते हैं। अब है दोस्तों रंग दृष्टि, कलर विजन। अगर हम रंग दृष्टि की बात करें, तो रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। तो रेटिना पर देखिए, रंग दृष्टि की हम बात करें, तो रेटिना पर में दो प्रकाश की रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, जैसे शंकु तथा क्षर। शंकु जो है कोशिकाओं से रंग का एक क्षर कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। अब है निकट बिंदु। निकट बिंदु की हम बात करें, तो वह निकट बिंदु में वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, कान का निकट बिंदु, तो आंख का निकट बिंदु कहा जाता है। यानी कि दोस्तों निकट बिंदु की हम बात करें, तो वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजस क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उसे आंख का क्या निकटतम बिंदु कहते हैं। आंख से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है दोस्तों। सामान्य सामान्य आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए यह दूरी बिंदु अनंत होता है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगा दोस्तों। 5500 अंगस्टन तरंगदैर्घ्य 5500 अंगस्टन तरंगदैर्घ्य वाले दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक दोस्तों संवेदनशील होती है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा क्या होता है, अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है दोस्तों। अब है दृष्टि दोष और उनका परिणाम। और हम बात करें दृष्टि दोष की, तो एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपने रेटिना पर फोकस कर सकता है। यानी कि एक सामान्य जो मनुष्य जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु जो है अपनी रेटिना पर क्या करता है, फोकस कर सकता है, यानी वस्तु को देख सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से आंख की यह क्षमता समाप्त हो जाती है, और इसका कारण आंख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी ही होती है। ऐसे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार दिया हुआ, जैसे कि निकट दृष्टि दोष। अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। यानी कि दोस्तों निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को क्या होता है, देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कारण की हम बात करें, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस की जो है क्षमता बढ़ जाता है दोस्तों। और इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना क्या होता है, आगे बनता है। और इसका निवारण कैसे किया जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण की हम बात करें, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब है दोस्तों दूर दृष्टि दोष। अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो इस दोष से जो है ना कि दूर दृष्टि दोष की हम बात करें, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है दोस्तों। कारण की हम बात करें, तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और लेंस की क्षमता घट जाती है। और इस रोग में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग के हम निवारण की हम बात करें दोस्तों, तो इस रोग के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में क्या था, अवतल लेंस का प्रयोग। अब है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष की, तो वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती या समाप्त हो जाती, जिसके कारण व्यक्ति
ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। रोग निवारण की हम बात करें तो इस रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी उपदियावतल लेंस या इसको कह सकते हैं बायफोकल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है जरा दृष्टि दोष को। अब है दोस्तों दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। अगर हम बात करें दोस्तों अबिंदुता की, तो इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, यानी क्षैतिज दिशा में ठीक रूप से देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक नहीं देख पाता। और इसके निवारण के लिए हम बात करें तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता था, दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि के लिए द्विफोकल लेंस और फिर अभिन्नता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। टोनोमीटर की हम बात करें दोस्तों, टोनोमीटर तो इसका जो प्रयोग है किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। टोनोमीटर का प्रयोग ग्लूकोमा रोग को के इलाज के दौरान जो है ग्लूकोमा रोग के इलाज के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है टोनोमीटर का। अब है दोस्तों दूरदर्शी, जिसको सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप की हम बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी पहले पढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की हम बात करें तो यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है, और दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी, अगर हम बात करें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो m बराबर क्या होता है 1 + d/f, जहाँ d क्या है 25 सेंटीमीटर, f लेंस की फोकस दूरी। अब है दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं दोस्तों। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, यानी जो वस्तु की ओर उसे अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव जो है लेंस कहते हैं, और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, यानी कि आइज लेंस कहते हैं। हम बात करें दोस्तों अभिद्रयक लेंस की, अगर हम बात करें अभिदृश्यक लेंस का तो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक यानी कि मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। अब है नेत्रिका या अभिदृश्यक की हम बात करें, नेत्रिका या अभिदृश्यक में जितना ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही दोस्तों अधिक होती है। दूरदर्शी की हम बात करें टेलीस्कोप की, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। तो दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप में क्या होता है, दो उत्तल लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से क्या होता है, अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है दोस्तों। अभिदृश्यक लेंस जो क्या होता है, अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित कर पाता है। तो दोस्तों 14वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।